हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिव्य करियर। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आई एंड आईएफएस का मॉड्यूल ए यूनिट 4 विच इज रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एंड एमएसएमई। सो सेशन स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोस एंड फॉर ऑल द जेआईबी रिलेटेड अपडेट्स डू जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन के साथ। सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द प्रायोरिटी सेक्टर्स। प्रायोरिटी सेक्टर्स वो सेक्टर्स में आ जाते हैं जो कि क्रिटिकल सेक्टर्स है फॉर द इम्प्रूविंग द इंडियन इकोनॉमी, फॉर द सोशल प्रोग्रेस। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का एक तरीके से बोल सकते हैं आरबीआई इसके रिलेटेड रूल्स बनाती है कि जहां पर सफिशिएंट क्या है बैंक्स का क्रेडिट फ्लो हो सके। तो उसके लिए बैंक्स क्या को टारगेट दिए जाते हैं कि जो भी ये लोग लेंडिंग कर रहे हैं उसका उतना स्पेसिफिक परसेंटेज शुड फ्लो टू द प्रायोरिटी सेक्टर्स, जो कि इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो जिसके अंदर में आते हैं आपके एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, अदर्स एंड वीकर सेक्शंस। सो दे फॉल अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर कैटेगरीज। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या टारगेट्स हैं जो कि डिफरेंट बैंक्स को दिए गए हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहले आपके आ जाते हैं डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स एक्सक्लूडिंग आरआरबीज एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। इनको छोड़ के जो भी डोमेस्टिक शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं एंड द फॉरेन बैंक्स हैविंग 20 ब्रांचेस एंड अबव, उसको हम लोग ए कैटेगरी मान लेते हैं। देन फॉरेन बैंक्स हैविंग लेस देन 20 ब्रांचेस को हम लोग बी कैटेगरी बैंक्स मान लेते हैं। रीजनल रूरल बैंक को सी कैटेगरी, और एक तरीके से स्मॉल फाइनेंस बैंक उसको हम लोग अभी आगे देखेंगे उसको डी कैटेगरी बैंक्स में लिस्ट कर लेते हैं। जो ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट जो रखा गया है कैटेगरी ए बैंक्स के लिए, दैट इज 40% ऑफ एएनबीसी और सीईओबी व्हिचएवर इज हायर। एएनबीसी होता है आपका एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, मतलब जो टोटल बैंक क्रेडिट जो देती है, टोटल लोन जो बैंक दे रहे हैं उसमें से जो बिल वो लोग रीडिस्काउंट करते हैं विद आरबीआई, तो उस पे आता है आपका नेट बैंक क्रेडिट और फिर उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं, फिर तो आता है एएनबीसी। तो जो बैंक्स की एएनबीसी की फिगर है या जो सीईओबी होता है क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। ऑफ बैलेंस शीट में क्या आते हैं बैंक्स के जैसे लेटर्स ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, वो ऑफ बैलेंस शीट है। तो उनमें से जो भी हायर ऑफ द अमाउंट है उसका एटलीस्ट 40% इन बैंक्स को लेंड करना है टू द प्रायोरिटी सेक्टर। कैटेगरी बी बैंक्स के लिए भी टारगेट 40% ही है, मतलब जो फॉरेन बैंक जिनकी 20 ब्रांचेस से कम है उनका भी ओवरऑल टारगेट 40% है। बट साथ में इसमें इनको एक रिलैक्सेशन मिली है कि 40% में 32% वो लोग लैंड कर सकते हैं टुवर्ड्स एक्सपोर्ट क्रेडिट, और जो रिमेनिंग 8% है वो ये लोग किसी भी प्रायोरिटी सेक्टर में एलोकेट कर सकते हैं, चाहे एमएसएमईज हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, कोई भी सेक्टर सोशल सेक्टर में एलोकेट कर सकते हैं। रीजनल रूरल बैंक्स को मेनली सेटअप ही इसलिए किया था जिससे रूरल एरियाज में ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट फ्लो हो सके, तो इसलिए इनका ओवरऑल टारगेट सबसे ज्यादा रखा गया, दैट इज 75% ऑफ एएनबीसी और सीईओबी व्हिचएवर इज हायर। अब इसमें एक स्पेसिफिक रूल है कि लेंडिंग टू द मीडियम एंटरप्राइजेस, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी शैल बी रिकॉर्ड फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर ओनली अप टू 15%। यानी कि आरआरबीज अगर इन सेक्टर्स में लेंडिंग कर रही है, यानी मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन्स दे रही है या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को लोन दे रही है या रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को, तो टोटल इनका माना जाएगा 15% तक का ही एलोकेशन काउंट किया जाएगा फॉर प्रायोरिटी सेक्टर। जो रिमेनिंग बचा यानी 60% वो इनको एलोकेट करना है टू द अदर सेक्टर, जिसमें आपका एग्रीकल्चर आ गया, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस आ गए, हाउसिंग आ गया, वो सब आ गया। देन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए डिफरेंट टारगेट्स रखे हैं फॉर द डिफरेंट बैंक्स। इसका 18% फ्लो होना चाहिए ऑफ द क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर, जिसमें अगेन सब टारगेट रखा है, दैट इज 10% ऑफ दैट शुड फ्लो टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो जो छोटे फार्मर्स हैं उन तक सफिशिएंट क्रेडिट फ्लो हो, इसलिए उसके लिए एक स्पेसिफिक सब टारगेट आरबीआई ने रखा है कि 18% तक का लोन, 18% ऑफ द टोटल लोन्स एग्रीकल्चर सेक्टर में मिलना देना है। उसमें से भी 18% में 10% स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को लेंडिंग करनी है। कैटेगरी बी बैंक्स के लिए देखिए सभी सेक्टर के लिए नॉट एप्लीकेबल, इसलिए क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि 8% वो लोग किसी को भी दे सकते हैं लोन्स। ओके, 32% क्योंकि उनका मेजर काम रहेगा लेंडिंग टुवर्ड्स एक्सपोर्ट्स, तो इसलिए 32% तक के लिए वो एक्सपोर्ट क्रेडिट दे सकते हैं और बाकी 8% वो किसी भी सेक्टर में दे सकते हैं, इसलिए इनके लिए कोई स्पेसिफिक सेक्टर के टारगेट्स नहीं रखे हैं।
आरआरबीज के लिए भी सेम ही टारगेट है फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, दैट इज 18%, और उसमें अगेन स्मॉल मार्जिनल फार्मर के लिए सब टारगेट 10% है। माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए अलग टारगेट है, दैट इज 7.5%, और आरआरबीज के लिए भी माइक्रो एंटरप्राइजेस का 7.5% है। लेंडिंग टू वीकर सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, जिनमें से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था। सो कैटेगरी ए बैंक्स के लिए 12% है, कैटेगरी बी बैंक्स के लिए अगेन कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं है, बट आरआरबीज के लिए ये हायर टारगेट रखा गया है वीकर सेक्शंस के लिए, दैट इज 15%। तो आरआरबीज को एटलीस्ट 15% जो क्रेडिट है वो उनका वीकर सेक्शंस के टुवर्ड्स फ्लो होना चाहिए। कैटेगरी डी जो मैंने इधर टेबल में नहीं इंक्लूड किया, दैट इज स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए भी ओवरऑल टारगेट 2025 में रिड्यूस करे गए थे, जो पहले 75% था उसको रिड्यूस करके अब 60% कर दिया है। ओके, नाउ दे कंटिन्यू टू एलोकेट 40% ऑफ देयर ANBC or COB whichever is higher to different sectors under PSL as per the PSL prescription, while 20% can be allocated to any one or more of the subsector under PSL where bank has a competitive advantage। तो 60% में 40% तो जो प्रिस्क्राइब्ड PSL के रूल्स हैं इनको भी 18% इनका एग्रीकल्चर में, 7.5% MSCs में, 12% वीकर सेक्शंस में वैसे ही फ्लो होना है। बट जो बैलेंस 20% है वो किसी भी प्रायोरिटी सेक्टर में दे सकती है जहां पर इनका मेजर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए भी जो ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट है जो 75% था उसको रिड्यूस किया गया है टू 60%। अगेन जो डिफरेंट सेक्टर्स के लिए इनका भी सेम ही टारगेट है, माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए लाइक 7.5% ही है, वीकर सेक्शंस के लिए इनका भी 12% ही है। देन हम लोग न्यू गाइडलाइंस पढ़ेंगे रिलेटेड टू PSL फॉर द डिफरेंट सब सेक्टर्स। Okay, now this new guidelines were introduced were effective from 1st April 2025 with an aim of enhancing credit flow to the key sectors and promoting financial inclusion। तो मेजर एम यही था कि sufficient credit flow हो सके to these sectors जिससे financial inclusion प्रमोट हो सके, जो unserved underserved areas है उन तक sufficient credit flow हो सके। तो देखते हैं क्या न्यू चेंजेस है। फर्स्ट है रिलेटिंग टू एजुकेशन लोन। पहले जो मैक्सिमम लिमिट थी एजुकेशन लोन देने की विच कुड बी काउंटेड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर वाज 20 लाख। तो पहले 20 लाख तक का ही एजुकेशन लोन काउंट होता था अंडर प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट। अब इसको बढ़ा दिया गया है। अब बैंक्स अगर एजुकेशन पर्पस के लिए अगर लोन देती है देन लोन अप टू 25 lakhs आर एलिजिबल टू बी काउंटेड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। अब 25 लाख तक का लोन प्रायोरिटी सेक्टर में ये काउंट कर सकती है। ओके, फॉर हाउसिंग पर्पस अगेन देयर आर न्यू लिमिट्स। अब इसको डिवाइड कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। सो फॉर द सेंटर्स हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 50 lakhs एंड अबव वहां पे लोन लिमिट है 50 lakhs की। तो अगर 50 lakhs तक का लोन बैंक दे सकती है इन दो सेंटर हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 50 lakhs एंड अबव, जिसको कि बैंक्स प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर में काउंट कर सकती है, प्रोवाइडेड जो मैक्सिमम कॉस्ट है उस ड्वेलिंग यूनिट की दैट शैल नॉट बी मोर देन 63 lakhs। सो उस घर की जो टोटल कॉस्ट है दैट शुड नॉट बी मोर देन 63 lakhs। तो साथ में ये कंडीशन भी मीट होनी जरूरी है, तभी वो 50 लाख तक का जो लोन दिया है इन सेंटर्स में उसको वो प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट कर सकती है। देन लोन्स फॉर द सेंटर विद द पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख एंड अबव बट बिलो 50 lakhs, वहां पे लोन अप टू 45 lakhs तक के लोन को प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट किया जा सकता है। साथ में जो मैक्सिमम कॉस्ट है हाउस का दैट शैल नॉट बी मोर देन 57 lakhs। फॉर द सेंटर विद द पॉपुलेशन बिलो 10 lakhs वहां पे लोन लिमिट है 35 lakhs और मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ हाउस शैल नॉट एक्सीड 44 lakhs। ओके, तो ये कंडीशंस मीट होनी जरूरी है, तभी उन लोन्स को प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट कर सकती है बैंक्स और उनका टारगेट मीट हो सकता है। अब अगर उसी घर के लिए रिपेयर्स के लिए लोन दे रही है तो उसकी अलग लिमिट्स है। इफ द रिपेयर्स के लिए लोन दिया जा रहा है, सो अगेन जो कैटेगरी ए के सेंटर से जहां पे पॉपुलेशन 50 lakhs एंड अबव है वहां पे रिपेयर्स के लिए लोन दिया जा सकता है। मैक्सिमम 15 लाख तक का लोन जो बैंक देगी वो प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट हो सकता है। अगेन ये कॉस्ट ऑफ द ड्वेलिंग यूनिट के सेम ही रूल्स है जो अभी ऊपर देखे थे कि घर की कीमत शैल नॉट एक्सीड 63 lakhs। उस सेंटर में अगर लोन दे रही है जहां पॉपुलेशन वेरी कर रही है 10 lakhs एंड अबव बट बिलो 50 lakhs, देयर लोन्स गिवन फॉर द रिपेयर्स ऑफ 12 लाख तक का कैन बी काउंटेड फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर। और उस एरिया में लोन दे रही है जहां पे पॉपुलेशन लेस देन 10 lakhs है वहां पे लोन लिमिट 10 lakhs तक का लोन जो रिपेयर्स के लिए दिए जा रहे हैं दैट आर एलिजिबल टू बी काउंटेड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। नेक्स्ट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें भी लोन लिमिट्स बढ़ा दी गई है।
Now the loan limit up to a limit of 8 crore per borrower for setting up schools, drinking water facility and sanitation facility. Older limit इसकी 5 करोड़ थी, अब न्यू लिमिट है 8 करोड़ तक का लोन जो बैंक देती है स्कूल सेटअप करने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी के लिए, सैनिटेशन फैसिलिटी के लिए, वो ये काउंट कर सकती है अंडर प्रायोरिटी सेक्टर. Similarly, loans for up to a limit of 12 crore per borrower for building healthcare facility in tier 2 to tier 6 centers are also eligible to be counted under priority sector. So healthcare facility अगर सेटअप हो रही है अंडर tier 2 to tier 6 centers में 12 करोड़ तक का लोन प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट हो सकता है. रेन्यूएबल एनर्जी में अगेन लिमिट बढ़ाई गई है. ओल्डर लिमिट 30 करोड़ की थी जिसको बढ़ा के 35 करोड़ कर दिया है. सो अगर बैंक लोन देती है फॉर सेटिंग अप एनी रेन्यूएबल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स, ओके, जैसे विंड मिल है, हाइड्रो पावर है, ये सब सेटअप करे जा रहे हैं, पब्लिक यूटिलिटीज में आते हैं जो, तो 35 करोड़ तक का लोन बैंक काउंट कर सकते हैं अंडर प्रायोरिटी सेक्टर. बट इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स के लिए इसकी लिमिट है 10 लाख पर बोरोवर. मतलब अगर इंडिविजुअली हम अपने घर के ऊपर अगर सोलर पैनल वगैरह लगाना चाह रहे हैं और हम लोग बैंक से लोन देते हैं तो 10 लाख तक का जो बैंक लोन देती है वो ये प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट में कवर कर सकती है. अदर सेक्शंस में आपके लोन्स नॉट एक्सीडिंग 2 lakhs provided by the banks to self-help groups or joint liability groups for activities other than agri और MSME. So एग्रीकल्चर और MSME को छोड़कर अगर और किसी एक्टिविटी में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इंगेज है तो लोन्स अप टू 2 lakhs कैन बी कवर्ड अंडर अदर सेक्टर्स. क्योंकि एग्रीकल्चर और MSME के लिए अगर लोन दे रही है तो एग्रीकल्चर और MSME ही की जो लिमिट्स है, जो उसके अंडर के जो टारगेट्स है उसके अंदर में कवर हो जाएंगे. लोन्स टू द डिस्ट्रेस्ड पर्सन नॉट एक्सीडिंग 1 lakh पर बोरोवर टू प्रीपे देयर डेट टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर. तो जो गरीब लोग हैं जिन्होंने मनी लेंडर से पैसा उठाया है, ओके, उसको रीपे वो लोग कर सके तो उसके लिए अगर बैंक 1 लाख तक का लोन जो देती है वो प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट कर सकती है. लोन्स अप टू 50 करोड़ टू स्टार्टअप्स दैट आर इंगेज्ड इन एक्टिविटीज अदर देन एग्रीकल्चर और MSME. तो स्टार्टअप्स को अगर लोन दे रही है तो 50 करोड़ तक का लोन है प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट हो सकता है. Next, weaker sections, priority sector loans to the following borrowers will be considered as lending to weaker section. तो weaker section में जो लोग आते थे उसकी लिस्ट अब बढ़ा दी गई है. इसके अंदर में ट्रांसजेंडर्स भी इंक्लूड कर दिए गए जो कि पहले नहीं आते थे. बाकी वही सब है जैसे मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स है, आर्टिशन विलेज कॉटेज इंडस्ट्रीज है जहाँ पे इंडिविजुअल क्रेडिट लिमिट शैल नॉट एक्सीड 2 lakhs. बेनिफिशियरीज अंडर डिफरेंट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम लाइक NULM, NRLM, SRMS, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, जिनको डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम के अंदर में लोन मिलता है जो कि 4% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है. सेल्फ हेल्प ग्रुप, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स, ओके, इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ दी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशियरीज अप टू 2 लाख पर बोरोवर, डिस्ट्रेस फार्मर इंडेटेड टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर, डिस्ट्रेस पर्सन अदर देन फार्मर विद द लोन नॉट मोर देन 1 लाख पर बोरोवर, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ट्रांसजेंडर्स, ये सब न्यू इंक्लूजन्स है. देन माइनॉरिटी कम्युनिटीज एज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो ये सारे लोग किसमें आते हैं? वीकर सेक्शंस में आते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. अब हम लोग बात करेंगे इसके अंदर दूसरे सब टॉपिक की, दैट इज MSME क्लासिफिकेशन. तो MSME का जो क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है उसमें भी चेंजेस आए थे आपके 2025 में. ओके, इनको जो क्लासिफाई किया जाता है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को, वो 2 फैक्टर्स के बेसिस पे किया जाता है. पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड द सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्नओवर. तो दोनों की ही लिमिट में क्या है? इंक्रीज किया गया है. तो जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है उसकी लिमिट बढ़ाई गई है बाय 2.5 टाइम्स और जो टर्नओवर की लिमिट है वो इनहांस करी गई है बाय 2 टाइम्स. तो जो ओल्डर लिमिट थी फॉर द माइक्रो एंटरप्राइजेस, जिनकी ओल्डर इन्वेस्टमेंट लिमिट थी दैट वाज 1 करोड़, तो वैसे एंटरप्राइजेस जिनका इन्वेस्टमेंट लिमिट थी अप टू 1 करोड़ दे वर क्लासिफाइड अंडर माइक्रो एंटरप्राइजेस और जिनकी टर्नओवर लिमिट थी अप टू 5 करोड़. अब ये न्यू लिमिट आपको याद रखनी है. तो जो माइक्रो एंटरप्राइजेस की न्यू लिमिट है फॉर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज 2.5 CR, पर टर्नओवर लिमिट इनकी मैक्सिमम है अब अप टू 10 CR. Then only they would be eligible to be classified under micro enterprises. Small enterprises की लिमिट है 25 करोड़ की फॉर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड न्यू टर्नओवर लिमिट है इनकी 100 CR की.
मीडियम एंटरप्राइजेस की इन्वेस्टमेंट लिमिट है 125 सीआर की और टर्नओवर लिमिट है 500 सीआर की। देखिए इसका एक छोटा सा ट्रिक है ये सारी लिमिट्स याद रखने का। आप सिर्फ और सिर्फ माइक्रो एंटरप्राइजेस की याद रखिए। इन्वेस्टमेंट की लिमिट क्या थी हमने देखी थी, ये सारी फिगर्स आपकी करोड़ में है। सो इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या है इसकी 2.5 सीआर और टर्नओवर लिमिट है 10 सीआर। तो सिर्फ ये याद रखिए, जो स्मॉल की आप निकाल लोगे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा विद 10 टाइम्स है तो 2.5 इंटू 10 हो गया 25 सीआर, 10 इंटू 10 हो गया 100 सीआर। मीडियम के लिए आपको निकालनी है तो जो स्मॉल की आई उसमें आप इंटू 5 कर दीजिए, क्योंकि मीडियम की जो है वो 5 टाइम्स है तो 25 इंटू 5 125 सीआर और 100 इंटू 5 500 सीआर। तो इस तरीके से क्या है आप पूरी टेबल याद रख सकते हो और इस पर से हर बार ही कोई ना कोई एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब हम बात करेंगे अबाउट द रीसेंट इनिशिएटिव्स मेड इन एमएसएमई सेक्टर। तो इसमें सबसे पहला आता है मेक इन इंडिया प्रोग्राम, जिसको कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था इन सितंबर 2014, जिसका मेजर एम था कि इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब में कन्वर्ट किया जा सके। ओके, टर्निंग इंडिया इनटू अ ग्लोबल डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग हब, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिल सके। Make in India project is built on 4 pillars established to boost the entrepreneurship in India, not just in manufacturing but also in other sectors. So major 4 pillars क्या थे कि न्यू प्रोसेस को इनिशिएट किया जाए, इसके अंदर लाया जाए। ओके, डिजिटली कम से कम पेपर्स की जरूरत हो, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया जाए। ओके, न्यू टाउनशिप्स है, न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू सेक्टर्स पे फोकस किया जाए, न्यू माइंडसेट्स लाया जाए कि सिर्फ जिसमें कि गवर्नमेंट और इंडस्ट्री पार्टनरशिप में वर्क कर सके। सो दीज वर द मेजर 4 पिलर्स अंडर मेक इन इंडिया: न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर्स एंड न्यू माइंडसेट। नेक्स्ट है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर एमएसएमई। सो सीजीटीएमएसई क्या है, ये एक स्कीम है आप बोल सकते हो जिसके अंडर में बैंक्स है, मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस है, उनको गारंटी दी जाती है कि अगर जिनको इन्होंने लोन दिया, यानी कि अगर माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस को इन्होंने लोन दिया और अगर वो डिफॉल्ट हो जाता है तो जो डिफॉल्ट पार्ट है वो इनका इस गारंटी स्कीम में कवर होता है। ओके, तो जिससे कि सफिशिएंट क्रेडिट इन स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस को फ्लो हो सके। साथ में जो इसमें ये लोन दिया जाता है बाय द बैंक्स, दे आर गिवन ऑन द कोलेटरल फ्री मैनर, कोई भी तरीके का कोलेटरल इनसे नहीं लिया जाता। सो सीजीटीएमएसई प्रोवाइड्स द गारंटी टू द एलिजिबल मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन फॉर द कोलेटरल फ्री लोन्स एक्सटेंडेड टू द एमएसएमईज। Previously, the limit was 2 crores, but now it is revised to 5 crores from April 23. Then again इसमें रिवीजन हुआ in 2025, that is 10 करोड़। पहले जो लिमिट 5 करोड़ तक का लोन जो गारंटी कवर होता था, अब 10 करोड़ तक का लोन जो ये बैंक्स देती है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को विदाउट टेकिंग एनी कोलेटरल सिक्योरिटी एंड विदाउट टेकिंग एनी थर्ड पार्टी गारंटी, दे आर एलिजिबल टू बी कवर्ड अंडर दिस गारंटी कवर स्कीम। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। इसके अंदर में क्या होता है कि जो खादी विलेज इंडस्ट्रीज है, जो केवीआईसी सर्टिफाइड बॉडीज है, एसोसिएशंस है, उनको जैसे वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए रहता है, सो दैट इज गिवन एट अ सब्सिडाइज्ड रेट। सो जो इनको वर्किंग कैपिटल लोन खादी विलेज इंडस्ट्रीज को मिल जाता है, दैट इज प्रोवाइडेड एट द कंसेशनल रेट ऑफ 4% पर एनम। तो मान लीजिए अगर बैंक की तरफ से जो ये लोन दिया जा रहा है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, सो जो डिफरेंस अमाउंट है दैट इज 9 माइनस 4%, ये गवर्नमेंट बियर करती है। जो डिफरेंस अमाउंट है दैट इज बोर्न बाय द गवर्नमेंट। तो एक्चुअल में जो खादी विलेज इंडस्ट्रीज को लोन मिल जाता है वर्किंग कैपिटल लोन, वो उनको 4% पर एनम के रेट पे मिल जाता है। ISCC scheme act as a bridge, enabling a khadi and village industries to access the funds from the bank at affordable interest rate. Interest subsidies given on the loans taken from the banks, with the central government covering the difference amount between the actual lending rate and the concessional 4% per annum. So जो actual जो बैंक का लोन रेट है और माइनस द 4% जो वो अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करती है। सो एक्चुअल में जो इंडस्ट्रीज है खादी विलेज के जो काम में एंगेज है, उनको कंसेशनल 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया लाया गया था जिससे कि अगेन एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट मिल सके, न्यू वेंचर सेटअप हो सके। Okay, so it provides business opportunities to those who are either females belonging to SC/ST category requiring financial
असिस्टेंस टू स्टार्ट देयर ग्रीनफील्ड बिजनेस वेंचर। ग्रीनफील्ड होता है जो कि आप एकदम स्क्रैच से नया बिजनेस सेटअप कर रहे हो। ब्राउनफील्ड जो आप एग्जिस्टिंग कोई कुछ मॉडिफाई कर रहे हो, रेनोवेट कर रहे हो, या ऑलरेडी जहाँ सेटअप है उसी में कुछ एक्सटेंड कर रहे हो, तो वो ब्राउनफील्ड होता है। ये क्या होता है, जो आप एकदम न्यू सेटअप कर रहे हो फ्रॉम द स्क्रैच। तो यहाँ पे मेनली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और वैसे लोग जो SC ST को बिलोंग करते हैं उनको बूस्ट देने के लिए स्पेशल लोन्स ग्रांट किए जाते हैं, रेंजिंग फ्रॉम 10 lakhs to 1 crore एट लो इंटरेस्ट रेट। सो इनका जो लोन रेंज है दैट इज 10 lakhs to 1 crore, ये याद रखना है। नेक्स्ट इज MSME डीले पेमेंट पोर्टल समाधान। अब जो MSEs होते हैं जो अपना सामान सेल करते हैं, MSE सेलर्स, तो उनके में कई बार देखा जाता है कि उनको टाइमली पेमेंट नहीं मिलता। तो जिससे उनको टाइमली पेमेंट मिल सके, और अगर नहीं मिलता है तो उसके लिए वो लोग कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं ऑन द पोर्टल समाधान, जहां पर फिर बायर को 3 times द बैंक रेट एज द कंपनसेशन उनको पे करना रहता है अगर उन्होंने टाइमली पेमेंट नहीं किया। इसमें जो टाइम पीरियड रखा गया है दैट इज 45 days, कि मैक्सिमम 45 दिन में MSE सेलर को उसका पैसा मिल जाना चाहिए। वैसे तो जो अग्रीमेंट हुआ है MSE सेलर और बायर के बीच में, अगर 20 दिन की बात हुई है तो 20 दिन में पेमेंट आ जाना चाहिए, अदरवाइज इन एनी केस इट शैल नॉट बी मोर देन 45 days। तो जिससे कि MSE के ऑपरेशंस प्रॉपर रन हो सके, उनको वर्किंग कैपिटल मिल सके समय समय पर, ओके, उनको टाइमली पेमेंट मिल सके, उसके लिए समाधान पोर्टल लाया गया। So it empowers MSEs across country to directly register their cases related to delayed payments by the central ministry, department, central PSU, state government। तो अब ये जो डिफरेंट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज है, डिपार्टमेंट है, ये कई सारा सामान MSE सेलर से खरीदते हैं। और जैसे जेम पोर्टल बनाया गया है, वहां से ये लोग क्या है अपने जरूरत की गुड्स वगैरह MSE सेलर से खरीदते हैं। तो अगर वो लोग डिले पेमेंट करते हैं तो उसके लिए कंप्लेन लॉन्च करी जा सकती है बाय दी सेलर्स ऑन द समाधान पोर्टल। नेक्स्ट है आपका प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अब ये स्कीम किसके लिए है, जिससे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा आ सके, तो न्यू वेंचर सेटअप हो सके। सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में जो न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और जो सर्विसेज सेक्टर में न्यू प्रोजेक्ट सेटअप होते हैं, उसके लिए इसमें सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाती है। सो इट इज अ क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ MSME। सब्सिडी ऑन द बैंक लोन फॉर सेटिंग अप न्यू माइक्रो एंटरप्राइजेस इन द नॉन फार्म सेक्टर। ये याद रखिएगा, इट इज नॉन फार्म सेक्टर में जो न्यू माइक्रो एंटरप्राइजेस सेटअप हो रहे हैं उसके लिए लोन पर इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है, विच रेंजेस फ्रॉम 15 to 35%। तो इसमें देखिए किस तरीके से है, जो जनरल कैटेगरी ऑफ बोरोवर्स है जो न्यू प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं इन द रूरल एरियाज, उनको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है ऑफ 15%। और जो जनरल कैटेगरी के बोरोवर न्यू प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं इन अर्बन एरियाज, सॉरी यहाँ पे हम लोग अर्बन लिखते हैं क्योंकि अर्बन में कम मिलती है 15% की, और रूरल एरियाज में जो न्यू प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं उनको सब्सिडी मिलती है ऑफ 25%। सिमिलरली जो स्पेशल कैटेगरी ऑफ बोरोवर है जिसमें SC ST विमेन ये सब आ जाते हैं, वो लोग अगर अर्बन एरिया में सेटअप कर रहे हैं तो उनको 25% की सब्सिडी मिलती है, और स्पेशल कैटेगरी ऑफ बोरोवर अगर रूरल एरियाज में न्यू प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं तो उनको 35% की सब्सिडी। तो इस तरीके से जो सब्सिडी मिलती है रेंजेस फ्रॉम 15 to 35% डिपेंडिंग अपॉन की बोरोवर कैटेगरी एंड डिपेंडिंग अपॉन द एरिया इन विच द प्रोजेक्ट इज बीइंग सेटअप। बट साथ में इसमें मैक्सिमम लिमिट है, दैट इज प्रोजेक्ट कॉस्ट शैल नॉट बी मोर देन 50 lakhs इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एंड सर्विसेज सेक्टर पे लिमिट है 20 lakhs की। ओके, next is CLCSS, which is credit linked capital subsidy scheme. It is operational for the upgradation of technology for MSME। अब जो MSME है उनको न्यू मशीनरीज की जरूरत पड़ती है फॉर द टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, उसके लिए जो ये बैंक से लोन लेते हैं जिससे अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर सके, न्यू मशीनरीज इंट्रोड्यूस कर सके, उसके लिए जो ये लोन लेते हैं उस पर 15% की कैपिटल सब्सिडी इनको मिल जाती है up to a maximum cap of 15 lakhs। तो maximum subsidy is limited up to 15 lakhs, और maximum loan limit है उसमें that is 1 crore। तो maximum 1 crore तक का ये लोग लोन जो लेते हैं for the upgradation of their technology, new machine for buying new machineries, उसमें 15% तक की कैपिटल सब्सिडी मिलती है अंडर दिस स्कीम। ओके, तो चलिए अब हम लोग इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिवाइज्ड लोन लिमिट फॉर द लोन्स टू इंडिविजुअल्स फॉर एजुकेशनल पर्पसेस टू बी कंसीडर्ड फॉर प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन इफेक्टिव फ्रॉम 1 April 2025। ऑप्शन है नॉट एक्सीडिंग 10 lakhs, ऑप्शन बी नॉट एक्सीडिंग 20 lakhs,
ऑप्शन सी नॉट एक्सीडिंग 25 lakhs, ऑप्शन डी नॉट एक्सीडिंग 50 lakhs. सो पहले एजुकेशन लोन अप टू 20 lakhs वर कवर्ड अंडर PSL, इसकी लिमिट अब बढ़ा के कितनी हो गई 25 lakhs. सो लोन्स अप टू 25 lakhs गिवन फॉर एजुकेशन पर्पसेस आर नाउ एलिजिबल टू बी काउंटेड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर. Second, according to the revised criteria effective from 1st April 2025, what is the maximum investment in plant and machinery for the small enterprise? Option A up to 10 crores, option B up to 25 crores, option C up to 50 crores, option D up to 100 crores. So right answer है option B up to 25 CR. So investment limit इनकी है 25 CR for the small enterprise. और turnover limit कितनी थी इनकी 100 CR. ओके तो हमने बताया था वो टेबल याद करनी है और उसकी ट्रिक भी आपके साथ शेयर करी है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 पिलर्स ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम. ऑप्शन है न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्शन बी न्यू प्रोसेस, ऑप्शन सी न्यू गवर्नमेंट, ऑप्शन डी न्यू माइंडसेट. सो राइट आंसर है न्यू गवर्नमेंट. 4 पिलर्स क्या है मेक इन इंडिया के? न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू प्रोसेस, न्यू सेक्टर्स एंड न्यू माइंडसेट. Next, what is the target for regional rural banks for lending to weaker sections under priority sector lending? Options are 12% of the total outstanding advances, 15%, option C 18%, option D 10%. So right answer है option B 15%. RRBs का ही हमने देखा था मैक्सिमम टारगेट है फॉर द वीकर सेक्शन दैट इज 15%. इनको छोड़ के बाकी बैंक्स का क्या है वीकर सेक्शंस के लिए 12% है. Next, a credit-linked capital subsidy scheme provides an upfront capital subsidy of what percentage for the technology upgradation for MSME? Options are 10%, 12%, 15%, 20%. So CLCSS के अंदर में हमने देखा था टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए लोन्स जो MSEs लेते हैं उसमें कैपिटल सब्सिडी मिल जाती है अप टू 15%, मैक्सिमम अप टू 15 lakhs फॉर ए लोन लिमिट अप टू 1 crore. Next is CGT MSE provides guarantee to the eligible member lending institution for collateral free loans extended to MSME up to a limit of dash 2 crores, 5 crores, 10 crores, 20 crores. So banks जो collateral free loan देते हैं micro small enterprises को without taking any collateral, they are eligible to be covered under this scheme. But इसमें maximum loan limit है that is 10 crores. तो इसमें लोन लिमिट बढ़ाई गई है फ्रॉम ईयर टू ईयर. पहले 2 करोड़ थी, फिर 5 करोड़ करी गई और रिसेंटली इसको 10 करोड़ कर दिया है. तो अब ये लोग 10 करोड़ तक का जो लोन देते हैं विदाउट टेकिंग एनी कोलैटरल, दे आर कवर्ड अंडर क्रेडिट गारंटी स्कीम. सो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन. अगर आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो ये सेशन, जरूर से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोस. एंड फॉर ऑल द JIB related updates, do join our Telegram group. I have shared the link in the description box. See you in the next session. Thank you.